नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। प्रधानमंत्री मोदी इस समय अपने सरकारी लाभ लश्कर के साथ महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सच तो यह है कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को चुनाव प्रचार से ज्यादा शामिल नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री किसी पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता का होता है और उसको किसी पार्टी की जरूरत नहीं होती है। उसको अपने द्वारा दिए गए काम पर इतना भरोसा होता है कि उसको किसी भी चुनाव में प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम किया है। इसके चलते मोदी को खुद छोटे छोटे चुनावों में प्रचार करने के लिए उतर जाते हैं और खुद को तानाशाह समझते हैं। बता दें कि विधानसभा, महानगर पालिका, जिला परिषद चुनावों के प्रचार में हाल के वक्त में हमारे प्रधानमंत्री बार बार दिखाई देते हैं। इसकी वजह से पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव जैसे नेताओं ने प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा बढ़ाई थी वो काफी नीचे आ गई है। फिर ऐसे प्रचार सभाओं में प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने वाले भाषणों को लेकर भी कुछ निर्दिष्ट मानक है। परंपरा है कि प्रधानमंत्री को संयमित होकर के बोलना चाहिए, लेकिन भाजपा के प्रधानमंत्री मोदी ने पद की गरिमा गिरा दी है। वो राज्य चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं, देशद्रोही आदि विषय लेकर आए हैं। कुछ देशद्रोही तत्व अपने स्वार्थ के लिए समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि मोदी ने अपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिरा दी है। अपने नेताओं को नफरती भाषणों का सपोर्ट करते हैं और देश की जनता को झूठा सपना दिखाते हैं। मोदी जी, ये 2014 का समय नहीं है जब जनता आपके झांसे में आ जाएगी। ये 2024 का चुनाव है। जनता को क्या फैसला लेना है उनको सब पता है। जनता को किससे खतरा है और किससे खतरा नहीं है पिछले लगातार 10 सालों से देश देख रहा है। आपने जो वादे करके 2014 का चुनाव लड़ा था और जो वादे करके जनता के बीच में आए थे, उन वादों में किसी भी एक वादे को पूरा नहीं किया होगा। तो आज मोदी को अपने भाषा का स्तर और अपने पद की गरिमा को नहीं गिराना पड़ता और ना ही नफरती भाषणों की जरूरत पड़ती और देश को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नहीं बांटना पड़ता। बता दें कि देश में जो भी आए दिन हिंसाएं हो रही हैं, ये सभी मोदी और उनके सहयोगियों की ही देन है। बता दें कि अपने मंचों से भाषण देते हुए मोदी और उनके सहयोगी नेता महिला सुरक्षा की बात करते हैं और दावा करते हैं कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि अब महिलाएं रात को 12 बजे घर से बाहर रह सकती हैं। लेकिन धरातल पर तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों के अंदर कानून का भय नहीं है और आए दिन या रोज दुष्कर्म की जैसी घटनाएं जो हो ही रही हैं। सरकार महिला अपराधों पर अंकुश लगा पाने में नाकाम साबित हो रही है। पीएम मोदी लगातार अपने भाषणों में लगातार 3 तलाक, धारा 377 का जिक्र करते हैं, लेकिन उनका भी जनता पर कोई असर नहीं पड़ता है और रोज 3 तलाक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। मोदी के सभी दावे फेल होते दिखाई दे रहे हैं। मोदी के सभी दावे जो है हवा हवाई साबित हो रहे हैं, जिसको जनता बखूबी समझ चुकी है और हार की बौखलाहट से मोदी की नींद उड़ गई है। इसके चलते अपने पद की गरिमा को ताक पर रखकर नफरती बयानबाजी कर रहे हैं। लोगों को उन्हें हराना चाहिए, ऐसा मोदी ने सार्वजनिक रूप से कहा। उनके मुख से इस तरह के सुवचन बिखरते देख बड़ा आश्चर्य हो रहा है। बीच बीच में वो हिंदू धर्म का शगुफा छोड़ते हैं। जल्द ही उनकी प्रचार सभा में ट्रंप यूक्रेन युद्ध का भी प्रवेश हो जाएगा। कश्मीर धारा 370 का कांग्रेस ने वैसे इसका विरोध किया। इस पर प्रधानमंत्री के भाषण चल रहे हैं। चिमूर की सभा में भीड़ में भगवा रंग देखकर उन्होंने भीड़ का भगवा भीड़ के तौर पर ऐलान कर दिया। भाजपा के कुछ लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव एक धार्मिक युद्ध है और प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी धर्मध्वजा के साथ प्रचार में उतर आए। महाराष्ट्र में कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। मोदी मानो होश गंवाकर बोलते हैं और उनके भक्त तालियां बजा करके लफबाजी कर उनका हौसला बढ़ाते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार, देशद्रोह आदि का मुद्दा उठाया, लेकिन मोदी को यह खुलासा क्यों नहीं करना चाहिए कि ये भ्रष्ट और देशद्रोही कौन है। अन्य दलों के सभी भ्रष्टाचारी, ईडी, सीबीआई के आरोपी मनी लॉन्ड्रिंग भाजपा में शामिल हो गए हैं। इकबाल मिर्ची, दाऊद इब्राहिम के साथ वित्तीय लेन देन करने वाले को मोदी और उनके महान पार्टी ने अपने पंखों तले कर लिया है और उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए संविधान, कानून, अदालतों को मनमर्जी से तोड़ा। एक व्यापारी की तरह देश चलाते हुए मोदी ने सारी सार्वजनिक संपत्ति अपने एक ही उद्योगपति मित्र के हवाले कर दी है। क्या ये देशभक्ति की निशानी है? सत्ताधारी दल और उसके नेताओं को बटेंगे तो कटेंगे का शोर मचाना शोभा नहीं देता। अगर मोदी ये मानते हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वे एक ही राज्य और एक ही धर्म के प्रधानमंत्री हैं, तो ठीक नहीं है। और उन्होंने महाराष्ट्र जैसे एक समय के मजबूत राज्य को कमजोर कर दिया है और कमजोर रीढ़ के लोगों को सत्ता सौंप दी। ये एक तरह से महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात है। मोदी का ध्यान धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए चुनाव जीतने पर है और इसके लिए वो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है का नारा देते हैं।
वहीं जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति अपना संयम और होश खो बैठता है तो वो मोदी बन जाता है। और ऐसे मोदी को पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह के प्रति ईर्ष्या होने लगती है। मोदी को मनमोहन सिंह के चुनाव प्रचार भाषणों का अध्ययन करना चाहिए। पंडित नेहरू आदि तो उनकी कल्पना से परे हैं। जिस तरह से मोदी चुनाव प्रचार में भाषण दे रहे हैं, उससे ये माना जाने लगा है कि वो खरे लोगों की दुनिया नहीं रही है। अगर समाज को बांटने की भाषा प्रधानमंत्री की ओर से आ रही है तो क्या भारत का चुनाव आयोग वहां बैठकर क्या कर रहा है? महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में धारा 370 का मुद्दा लाने का कोई औचित्य नहीं है। धारा 370 अब उस राज्य का विषय है। अनुच्छेद 370 हटाते समय शिवसेना ने तो संसद में कोई विरोध नहीं किया, फिर भी मोदी महाराष्ट्र में धारा 370 का बुलबुतरंग बजा रहे हैं। लेकिन उनके पास विकास संबंधी मुद्दे नहीं है। महाराष्ट्र में रोजगार की समस्या पैदा हुई है, वो मोदी की नीतियों के चलते। मोदी ने महाराष्ट्र के कई बड़े उद्योगों को गुजरात ले जाकर महाराष्ट्र के युवाओं के पेट पर लात मारी है। अनुच्छेद 370 बटेंगे तो कटेंगे के बजाय हमारे उद्योग गुजरात क्यों नहीं लाए? हमारे बच्चों को बेरोजगार क्यों रखा? इन सवालों का जवाब मोदी को महाराष्ट्र को देना चाहिए। लेकिन मोदी अलग ही विषयों पर बात कर रहे हैं। इसे ही छल कपट कहते हैं। बता दें कि मोदी के पास जनता के बीच में जाने के लिए कोई भी विकास का मुद्दा नहीं बचा है। इसके चलते मोदी नफरती भाषण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में सभी 9 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए संघ परिवार ने पूरी कमर कस रखी है। आरएसएस और बीजेपी नेताओं के बीच कल गुरुवार को लखनऊ में हुई समन्वय बैठक में मौजूदा हालात के साथ उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई। हिंदू एकता के मिशन पर चल रहे संघ को बीजेपी की जीत में अपना हित दिख रहा है। इसीलिए आरएसएस उपचुनाव में बीजेपी के फतह की इबारत लिखने में नहीं बल्कि जातियों में बिखरे हिंदू को एकजुट करने के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को धार देने का निर्णय लिया गया है। जानकारी के मुताबिक संघ बीजेपी की समन्वय बैठक में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व नाम पर हिंदू जातियों को एक करने पर मंथन हुआ। बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे नैरेटिव का असर हरियाणा चुनाव में सफल रहा है। यूपी के उपचुनाव में इन्हीं नारों के साथ सियासी जंग फतह करने और आगे की राजनीतिक दिशा तय करने का फैसला किया गया है। संघ, योगी सरकार और बीजेपी मिलकर जमीनी स्तर पर अमली जामा पहनाएंगे और सोशल मीडिया पर भी सहारा लिया जाएगा। इसके अलावा संघ के कार्यकर्ता भी घर घर जाकर के इस मिशन को धार देंगे और उपचुनाव वाली सीटों पर वोटर्स को लामबंद करेंगे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के लिए चुनाव प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है। इस उपचुनाव के बहाने बीजेपी अपना दमखम दिखाना चाहती है तो संघ की साख दाव पर लगी है। इसीलिए उपचुनाव के अंतिम दिनों में संघ ने भी संघर्ष वाली सीटों करहल, कुंदरकी, सीसामऊ और कचहरी में पूरी ताकत झोंकने की रणनीति बनाई है। संघ के हिंदुत्व के एजेंडे को इन दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आगे बढ़ा रहे हैं। बता दें कि बीजेपी कार्यक्रमों से दूरी बनाते हुए संघ कार्यकर्ताओं को टोलियां सभी जातियों से संपर्क कर जातियों में बटे हिंदू समाज को राष्ट्रहित का पाठ पढ़ा रहे हैं। साथ ही वो समाज के हर वर्ग और जाति के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे का मतलब भी समझा रहे हैं। प्रत्येक टोली 5 से 10 लोगों के छोटे ग्रुप के साथ बैठक कर रही हैं। विजय उपाध्याय का कहना है कि संघ की ये टोलियां सीधे तौर पर बीजेपी का समर्थन नहीं करती, बल्कि राष्ट्रहित, हिंदुत्व, कुशासन, विकास, लोक कल्याण और स्थानीय मुद्दों पर गहन चर्चा के माध्यम से लोगों की राय बनाने में लगी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव से इतर इस बार बीजेपी के जमीनी स्तर में संघ भी साथ है। चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा बाकी सभी नेता जमीन पर उतर करके समीकरणों और समाजों को एक करने तथा बटने नहीं देने की कवायद में जुटे हैं। संघ के सह कार्यवाह अरुण कुमार ने उपचुनाव के मतदान से 5 दिन पहले योगी सरकार और बीजेपी नेताओं को साथ बैठ करके उनके फीडबैक लेने के साथ जीत की इबारत लिखने की पटकथा लिख दी है, क्योंकि कई सीटें जाति समीकरण के चलते बीजेपी के लिए काफी मुश्किल भारी मानी जा रही हैं। वहीं मोदी सहित बीजेपी के सभी नेताओं को जनता के बीच में जाकर के धर्म की राजनीति को ताक पर रखकर विकास की राजनीति पर फोकस करना चाहिए और जनता से अपने किए गए माफी मांगनी चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि इस बार आपसे किए सभी वादे पूरे करेंगे और जनता को तोड़ने वाली राजनीति पर विराम लगाना चाहिए। इस खबर फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें, देखते रहें 4PM।